दर्शकों में हर कोई जानता था कि यंग मास्टर लिंग तियान की ये विशेष कृपाण हड़ताल जीत या हार का निर्धारण करेगी। और इसका कारण ये था कि सभी ने इस कदम को पहचाना। ये वही रुख था जिसका उपयोग उसने आयरन बॉक्सर का सिर काटने, आयरन फैल्कन को आधा काटने और आयरन मोनार्क को काटने के लिए किया था। उनमें से कोई भी उस विशेष कृपाण हड़ताल से बचने में सक्षम नहीं था। इसे ब्लॉक या बचना तो दूर की बात है। इसे देखने से उस कदम से निपटना किसी के लिए भी असंभव था और किसी भी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हर कोई यही सोच रहा था। सच तो ये था कि छोटू के बारे में बहुत कम लोगों की धारणा थी। यद्यपि वे गड़गड़ाहट से प्रभावित थे और इस तथ्य से कि उन्हें वुड फन कपल पैलेस का समर्थन प्राप्त था, ये सामान्य ज्ञान था कि उन्हें बास्टर्ड सीक्लिफ में एक ही झटके में हरा दिया था। उसे खांसी में खून आ गया था। और ये देखते हुए कि यंग मास्टर लिंग तियान बास्टर्ड सीक्लिफ के समान स्तर पर था, वे कैसे विश्वास कर सकते थे कि छोटू उससे लड़ने में सक्षम होगा। बेशक अब तक की लड़ाई ने कई लोगों के मन बदल दिए थे। तथ्य ये है कि छोटू वास्तव में यंग मास्टर लिंग तियान के साथ आगे पीछे चला गया था। ये इंगित करता था कि शायद वो सभी की तुलना में बहुत मजबूत था। ये एक कृपाण हड़ताल थी जो एक ही समय में रोती और आनंदित होती दिखती थी। ये एक प्रेमी की फटकार, एक युवा महिला के मंत्र या एक सपने देखने वाले बच्चे की बड़बड़ाहट की तरह था। ऐसा लग रहा था कि ये सभी कृपाण तकनीकों की सीमाओं को पार कर गया है। इतनी आदर्श कहानी बता रहा है कि जिस किसी पर कृपाण की रोशनी चमकेगी उसे मार दिया जाएगा, वास्तविकता को पार कर लिया जाएगा और सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर दिया जाएगा। ये उन्मूलन की कृपाण हड़ताल थी। बज़ कृपाण प्रकाश चमक रहा था, जिससे कई टिमटिमाते निम्बस बन गए। फिर कृपाण फिर से हवा में ऊपर उठ गई। शुरुआत में कोई भी नहीं बता सकता था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंच का निरीक्षण करने के लिए अपनी गर्दन झुकाई, उन्हें एहसास हुआ कि छोटू ने कृपाण की गति को रोकने के लिए बस अपना हाथ उठा लिया था। फिर उसने कृपाण को उससे दूर धकेल दिया। यंग मास्टर लिंग तियान के चेहरे पर विभिन्न भाव चमक उठे जब उन्होंने कृपाण को दूर कर दिया, जो जादुई कानूनों की मात्र अभिव्यक्ति थी। भाई छोटू, अभी पीछे हटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए मैच बनने के करीब भी नहीं हूं। सच तो यह है कि अगर आप चाहें तो मुझे एक झटके में हरा सकते थे, लेकिन इसके बजाय आपने लड़ाई को बाहर निकालकर मुझे कुछ चेहरा दिया। यदि आप लीग लॉर्ड बन जाते हैं तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपका अनुसरण करूंगा। बिना किसी और शब्द के वो मंच से चला गया और किनारे पर बैठ गया। वो जा सकता था, लेकिन इसके बजाय ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि बाकी लड़ाई कैसे चलेगी। अब जब छोटू ने यंग मास्टर लिंग तियान को हरा दिया था तो सभी को एहसास हुआ कि वो कितना दुर्जेय था, और उत्पत्ति गर्भागृह के लोगों के चेहरों पर कई भद्दे रहाव देखे जा सकते थे। हर कोई दो प्रमुख संप्रदायों के बीच तनाव के बारे में जानता था, और इस तथ्य को कि छोटू को वुड फन कपल पैलेस का समर्थन प्राप्त था, भीड़ में नहीं खोया था। यदि वो लीग लॉर्ड बन गया और ऊर्जा के आशीर्वाद से लाभान्वित हुआ तो ये उत्पत्ति गर्भागृह के लिए एक बड़ा झटका होगा। यहां तक कि जैसे छोटू मंच पर खड़ा था और भीड़ को संबोधित करने के लिए तैयार था, अचानक काली तलवार की रोशनी की एक किरण दिखाई दी जो भीड़ की गहराई से भयावह हंसी के साथ चमक रही थी। छोटू, तुमने हमारे शाही महल के बहुत से विशेषज्ञों को मार डाला। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या तुम उस लड़ाई के मंच पर अपना स्थान बनाए रख सकते हो। तलवार की रोशनी सबसे अंधेरी रात की तरह काली थी, और जैसे ही वो छोटू तक पहुंची, वो एक काले अजगर की तरह कुछ में बदल गई, जो एक हानिकारक आभा के साथ स्पंदित हो रही थी, जो जहर से भरी हुई लग रही थी। एक हाइपरटॉक्सिक गंदार, विष देवताओं का एक ब्लेड। प्राचीन पथ पर देवताओं के लिए हर कोई डर से कांप जाएगा अगर वो तलवार दिखाई दे। कहानियों के अनुसार ये विष देवताओं के राजा द्वारा छोड़ी गई एक देवता वस्तु है। ये किसी भी क्षेत्र को हाइपरटॉक्सिक राज्य में बदल सकता है, जो देवताओं को भी मार सकता है। दर्शकों में आश्चर्य के कई भाव देखे जा सकते थे। हालांकि छोटू जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसने अपनी उंगलियों को कमल जैसा आकार दिया और जहरीली तलवार की रोशनी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। प्रकाश उसे बार बार पटक गया जब तक कि वो अंधेरे की धुंध से घिर गया, जो एक जहरीला म्यासम था। हालांकि ये तब था जब एक असीम ऊर्जा कला ने प्रभाव डाला। जहरीली ऊर्जा अचानक लपटों में फूट पड़ी। जहर के कुछ देवता संभवतः चांड शैतान, अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश के शरीर और नरक को कुचल देने वाले गड्ढमामत की शक्ति से कैसे निपट सकते हैं। छोटू जरा भी दया दिखाने के मूड में नहीं था। उंगलियों को हुक में घुमाते हुए बाहर निकलते हुए उसने एक छिपी हुई आकृति पर लॉच लगाई और उसे खुले में खींच लिया। ये एक काले कपड़े पहने हुए आदमी था जो बाद में मुड़ा और भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कर पाता, छोटू ने अपना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया और उस आदमी का सिर फट गया।
फिर छोटू ने अपना हाथ बाहर निकाला और उस आदमी का शरीर मंच पर गोर के धब्बे में कुचल दिया गया। दुर्भाग्य से यह स्पष्ट था कि काले रंग का आदमी किसी और अधिक शक्तिशाली इकाई के नियंत्रण में एकमात्र पुतली था, जो छोटू के उद्देश्य से हत्या का एक उपकरण था। हत्यारों के शाही महल कचरे के अलावा कुछ नहीं है। छोटू ने अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे चत्तीवात की एक धारा निकली, जिसने गोर के धब्बे को अस्तित्व से मिटा दिया। जब मेरे पास समय होगा तो मैं उस जगह से हर आखिरी मिरेबी देवता को सफाया कर दूंगा। जब सभी ने उसे बिना चोट पहुंचाए आसानी से हाइपरटॉक्सिक तलवार भेजते देखा तो वे ये जानकर चौंक गए कि उनकी ऊर्जा कला उनकी सोच से भी ज्यादा गहरी थी। माँ, पिताजी, म्यूयेक्सी ने चुपचाप कहा, यह आदमी कितना मजबूत है। क्या वो पहले सिर्फ अपना मुंह चला रहा था या वास्तव में वो इतना शक्तिशाली है? वो शक्तिशाली है। वास्तव में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस स्तर तक पहुंच गए हैं। मैं उन पर एक पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। यंग मास्टर लिंग तियान को हराने के लिए उन्होंने जो चाल चली वो उत्कृष्ट थी, और उन्होंने हत्यारों के शाही महल के विशेषज्ञ को काटने के लिए एक बहुत ही विशैली दाववादी तकनीक का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक अपने अनस्पॉइल्ड बॉडी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उनकी साधना का आधार निश्चित रूप से मध्य भयानक प्रतिद्वंदियों को हराने के स्तर पर है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआंगफू जेनेसिस के चेहरे के भाव देखें। आप कह सकते हैं कि वो छोटू से कितनी नफरत करते हैं। वे स्पष्ट रूप से उससे निपटने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करेंगे। तो हमें इस पर कोई प्रयास क्यों बर्बाद करना चाहिए? सच है, लेकिन मैं हैरान हूं कि वर्तमान कनिष्ठ धर्मगुरु हुआंगफू जेनेसिस से क्या कह रहे हैं। कनिष्ठ धर्मगुरु वास्तव में अपने पिता के कान में फुसफुसा रहे हैं। पिताजी, ये बच्चा अब इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या वुडफर्न कपल पैलेस ने वास्तव में इसकी इतनी मदद की? कोई रास्ता नहीं है। वुडफर्न कपल पैलेस इतना अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं कि वे अव्यभिचारी जोड़ा कितना मजबूत है। अगर उनमें किसी को इतना मजबूत बनाने की क्षमता थी तो वे इसका उपयोग अपनी बेटी पर करते, किसी अजनबी पर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का मध्य भयानक विशेषज्ञ से लड़ने के लिए पर्याप्त है। हमें उसे कम आंकने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर वो लीग लॉर्ड बन जाता है तो ये हमारे लिए एक निरंतर आपदा होने वाली है। मेरे पास मेरे वेतन पर अन्य लोग हैं जो मुझे लगता है कि उपयोगी होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वे तोप के गोले से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। और बास्टर्ड सीक्लिफ कहाँ है? उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मुझे मत बताओ कि वो छिप गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार के जादुई खजाने के साथ फ्यूज होने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो छिप रहा है और सिर्फ घटनाओं को बढ़ते देख रहा है। वो इस तरह का व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी करना या नियंत्रित करना असंभव है। आओ, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर बास्टर्ड सीक्लिफ लड़ाई में शामिल हो जाता है तो ये एक ड्रैगन और एक बाघ के बीच की लड़ाई होगी, और अगर वे एक दूसरे को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं तो हम शायद झपट पड़े और स्थिति को अपने लाभ में बदल सकते हैं। बेटा, याद रखो कि वहां मौजूद सभी नायकों को कम नहीं आंकना चाहिए। ये मत समझो कि सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुम हो तो तुम उनसे मेल खा सकते हो। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम लीग लॉर्ड नहीं बन सकते। तुम प्राचीन पद से देवताओं तक की वास्तविक प्रतिभाओं के समान स्तर पर नहीं हो। यहां तक कि अगर मैं तुम्हें शक्ति से आशीर्वाद देने की कोशिश करूं तो तुम इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाओगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, पिताजी, जूनियर पॉन्टिफ ने एक हंसी के साथ कहा। मुझे पता है कि जो कोई भी लीग लॉर्ड बनेगा वो एक कठपुतली होगी जो अविश्वसनीय दबाव में होगी और उसे सभी मोर्चों से हमलों से बचाव करना होगा। लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूं। ये बहुत बुरा है कि वहां बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बाद में मैं आपको पर्दे के पीछे से नियंत्रण लेने में मदद करूंगा। देवताओं के लिए प्राचीन पथ के संघर्ष अंत में महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आप दिव्यारोहण तक पहुंच सकते हैं तो आपके पास सच्ची शक्ति होगी। हुआंगफू जेनेसिस की आंखें शानदार प्रकाश से चमक उठीं जब वो छोटू को घूर रहे थे। मैं इस बच्चे से निपटने का तरीका सोचूंगा। आखिरकार मैं सब कुछ ले लूंगा जो इसका है और तुम्हें दे दूंगा। भले ही वो लीग लॉर्ड बन जाए, ठीक है, मैंने पहले से ही योजना बना ली है कि जब शक्ति का आशीर्वाद मिलता है तो क्या करना है। आपका क्या मतलब है पिताजी? क्या आपने अंत में उत्पत्ति की पुस्तक के अंतिम अंश का ज्ञान प्राप्त किया? बेशक। बस इंतजार करो और देखो कि मैं अब क्या करने में सक्षम हूं। हो सकता है कि ये लड़का एक मध्य भयानक विशेषज्ञ जितना मजबूत हो, लेकिन वो वास्तव में उस स्तर पर नहीं है। उसकी इच्छा में कमी है, इसलिए अगर वो मेरे सामने खड़े होने की कोशिश करता है तो वो मानद कलेशों को अपने सिर पर खींच लेगा। इस बीच छोटू हत्यारों के शाही महल के विशेषज्ञ को हराकर वहीं खड़ा था, और जाहिर है कोई भी आगे बढ़कर उसे चुनौती देने को तैयार नहीं था।
अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, आज यहाँ सभी नायकों के एकत्र होने के साथ क्या ये सचमुच सच है कि वहाँ कोई भी मुझे चुनौती नहीं देगा? यदि नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं लीग लॉर्ड हूँ। बहुत बमबारी, किसी ने कहा। एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक कहीं से भी बाहर निकला। उसके सिर के चारों ओर प्रभामंडल था, जो कोई और नहीं बल्कि आदिम देवता कौशल थे, और उसने एक कन्फ्यूशियस विद्वान के कपड़े पहने थे। वो एक विद्वान व्यक्ति की तरह दिखता था, फिर भी उसकी आंखें चमकीले हरे रंग की थीं, जिससे वो भी किसी प्रकार के राक्षस शैतान की तरह दिखता था। ये नवागंतुक पुस्तकों और सभ्यता के नर्क से था, हालांकि वो केवल एक राक्षस शैतान की तरह दिखता था। उसके पास वास्तव में राक्षस शैतान का खून नहीं था, बस एक मनहूस देवता की हवा का एक संकेत था। तुरंत कई पुराने समय के लोग मौजूद थे जिन्होंने उसे पहचान लिया। ये मनहूस स्वर्ग सज्जन हैं। मनहूस स्वर्ग सज्जन वास्तव में मैदान में शामिल हो गए हैं। क्या वो मनहूस सज्जनों के घर का गृहस्वामी नहीं है? लोग कह रहे हैं कि बहुत पहले नहीं, उसने मध्य भयानक स्तर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। खेती के विचलन का अनुभव किया और बिल्कुल कुछ भी नहीं में विस्फोट हो गया। तो वो यहाँ जीवित क्या कर रहा है? वो स्पष्ट रूप से मध्य भयानक स्तर तक नहीं टूट पाया, लेकिन उसने अपनी दिव्य क्षमताओं में एक अकल्पनीय वृद्धि का अनुभव किया। मैं कहूँगा कि वो मध्य भयानक स्तर के रूप में मजबूत होने के बहुत करीब है। एक और बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति आया था। महाराज, क्या आप मनहूस स्वर्ग सज्जन हैं? छोटू ने कहा। बेशक मैं हूं, आदमी ने जवाब दिया। हमले में आगे बढ़ने के बजाय वो बस मुस्कुराया और कहा, कौन अनुमान लगा सकता था कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय जैसा एक छोटा समूह आपके जैसे विशेषज्ञ का उत्पादन करेगा? बहुत अप्रत्याशित। यदि आप वास्तव में लीग लॉर्ड बन जाते हैं तो उनके पास गर्व करने का बहुत कारण होगा। प्रशिक्षित। छोटू ने अचानक अपना हाथ खुद पर थपथपाया, कुछ ऐसा पकड़ लिया जो कोई नहीं देख सकता था। जो कुछ भी था वो उसके हाथ में घूम रहा था और छटपटा रहा था, और साथ ही साथ भेदी चीखें निकाल रहा था जो उन्हें सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत असहज थीं। वास्तव में उपस्थित सभी लोगों को अचानक चक्कर और हल्कापन महसूस हुआ। जल्द ही छोटू के हाथ में वस्तु दिखाई देने लगी। ये काले बैंगनी बिच्छू था जिसमें एक शातिर डंक था जो उत्परिवर्ती मनहूस देवत्व के साथ चमकता था। ये नरस्वर दुनिया में मौजूद लोगों की तरह कोई साधारण विषैला प्राणी नहीं था। ये भगवान की दुनिया का एक कीट था और उस पर एक बहुत शक्तिशाली था। ये कहना असंभव था कि कब, लेकिन मनहूस स्वर्ग सज्जन ने छोटू पर गुप्त रूप से जहर देने की उम्मीद में चीज भेजी थी। हालांकि छोटू ने जीव का पता लगा लिया था और उसे पकड़ लिया था। छोटू ने लगभग 1/3 बल लगाया जो वो करने में सक्षम था, और बिच्छू के भेदी चीखों के साथ कर्कश आवाजें सुनाई दी। हालांकि ये मरा नहीं, इसका कवच अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। इतना कि छोटू की ताकत का 1/3, जो आसानी से एक पल में कई शीर्ष विशेषज्ञों को मार देगा, बिच्छू से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। छोटू को अपने बिच्छू को पकड़ते हुए देखकर मनहूस स्वर्ग सज्जन के चेहरे पर एक डरावना भाव दिखाई दिया। तुमने किस बिंदु पर मेरा बिच्छू चुराया, जूनियर सेक्टर लॉर्ड, जब हम अभी बात कर रहे थे? छोटू हंसा। आप निश्चित रूप से अपने नाम पर खरे उतरते हैं मनहूस स्वर्ग सज्जन। मुझ पर इस तरह अपना बिच्छू लगाने में कितना अशुभ है। सभी निष्पक्षता में इस प्राणी को देवता की दुनिया में भी निपटना मुश्किल माना जाएगा। दुख की बात है कि मेरे लिए समस्याएं पैदा करना पर्याप्त नहीं है। मैं असली तलवारों और असली भालों के साथ लीग लॉर्ड का स्थान जीतने आया हूं। क्या आप मुझे हराने के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण साजिशों और साजिशों का उपयोग किया जा सकता है? क्या मैंने सही सुना कि आपने मध्य भयानक स्तर तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन असफल रहे? यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये सच है जो वो कहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी एक दुर्भावनापूर्ण हृदय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी असफलता के लिए और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? प्रशिक्षित। छोटू ने थोड़ा और प्रयास किया और बिच्छू फट गया। अभिव्यक्ति और भी दुर्भावनापूर्ण हो गई। मनहूस स्वर्ग सज्जन ने कहा, तुमने अभी देवता की दुनिया से एक जहरीले जानवर को मार दिया। क्या तुम जानते हो कि यह पाप कितना गंभीर है? अचानक कई कीट उड़ गए जिनसे प्रकाश की धारियां पैदा हुईं जो छोटू की ओर बढ़ीं और उसकी रक्षात्मक साम्राज्यिक ऊर्जा में टकराईं, फिर इसके माध्यम से अपना रास्ता कुतरने लगीं। ये गॉडकॉप्स मक्खियां हैं। सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन बदल गए और उनके चेहरे पर शौक की झलक के साथ उनके पैरों पर खड़े हो गए।
किंवदंतियों के अनुसार वे देवताओं की लाशों पर उगती हैं, और जब वे ऐसी लाशों को खाती हैं तो वे एक शक्तिशाली जहर विकसित करती हैं जो किसी भी प्रकार की सच्ची ऊर्जा को खा सकता है। मनहूस स्वर्ग सज्जन तीन हंसी में फूट पड़े। मेरी गॉड कॉप्स मक्खियां देवताओं की दुनिया में देवताओं की लाशों से आती हैं। मेरे गॉड मंत्रमुग्ध करने के गीत के साथ उन्हें पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन कुछ 100 मिलियन वर्षों के काम के बाद वे मेरे लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनके द्वारा मारे जाने की अनुभूति का आनंद लेंगे। सचमुच? जैसे ही मक्खियों ने उसे घेर लिया, छोटू ने बस देखा, जिससे उन्हें एक पल के लिए अपनी रक्षात्मक ऊर्जा के माध्यम से खाने की अनुमति मिली। लेकिन फिर उसने अपना हाथ लहराया और एक नाद निकल गई, जिससे सभी मक्खियां विपरीत दिशा में गिर पड़ीं। लेकिन वे मरी नहीं। इसके बजाय वे एक बड़ी गेंद में एक साथ टकरा गईं, जो मुड़ गई और छोटू की ओर वापस लुढ़कने लगी। दुर्भाग्य से उनके लिए वो एक जादू बड़बड़ाने लगा। तुरंत गॉड कॉप्स मक्खियों की गेंद ने हिलना बंद कर दिया। मनहूस हेवन सज्जन से उनका मानसिक संबंध टूट गया। फिर वे जोर जोर से भिनभिनाने लगीं, क्योंकि वे आक्रामक रूप से अपने पिछले मालिक की ओर वापस उड़ गईं। ये कैसे संभव है? गॉड कॉप्स मक्खियों का मेरा बादल शरीर से बाहर का अवतार है, एक दूसरी नवजात दिव्यता। वे मुझ पर कैसे मुड़ सकती हैं? मनहूस स्वर्ग सज्जन लगभग चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने अपने बचाव के लिए कई जादू और मंत्र लगाए। अफसोस कि उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया, और गॉड कॉप्स मक्खियां जल्द ही उनकी रक्षात्मक साम्राज्यिक ऊर्जा में अपना रास्ता बना रही थीं। उसकी तरफ चलते हुए छोटू ने कहा, अपने आप का आनंद लें। इसे वही काटना कहा जाता है जो आपने बोया था। सनसनाहट। उन्होंने अपनी उंगली को चाकू मारा, मनहूस स्वर्ग सज्जन की रक्षात्मक ऊर्जा कलाओं को मारा और उन्हें चकनाचूर कर दिया। तुरंत देव मोहित मक्खियां उस आदमी के शरीर में घुस गईं और उसकी चेतना के सागर की ओर चबाने का रास्ता बनाने लगीं। मनहूस स्वर्ग सज्जन ने जमीन पर गिरते हुए एक खून से लथपथ चीख छोड़ी, जहां वो अपने शरीर के सड़ने के कारण हिंसक रूप से छटपटा रहा था। यहां तक कि उसकी नवजात दिव्यता भी नहीं बच सकी। एक बार जब देवताओं की मक्खियां शरीर में प्रवेश करती हैं, तो उनका जहर नवजात दिव्यता को स्थिर कर देता है, जिससे बचना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। मनहूस स्वर्ग सज्जन के मुंह से निकलने वाली चीखें दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ा गईं। देवताओं के प्राचीन रास्ते पर हर कोई जानता था कि एक बार जब कोई देवताओं की मक्खियों का शिकार हो जाता है, तो उनसे कोई नहीं बच सकता था। क्रुंच क्रुंच। उपस्थित सभी लोग मनहूस स्वर्ग सज्जन को खाते हुए कीड़ों की आवाज सुन सकते थे, जब तक कि वो कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं बचा था। हालांकि कंकाल अचानक हिल गया और विल की एक धारा निकली, जिसमें कहा गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ छोटू, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बस मुझे जीने दो। मैं पहले ही एक कंकाल आत्मा विकसित करने के बिंदु तक खेती कर चुका हूं। मेरा कंकाल मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा मेरा कंकाल है। मैं मृत्युहीन होने के बहुत करीब हूं। जवाब में छोटू ने केवल अपनी हथेली बाहर निकाली, जिससे कंकाल धूल में क्रुकड़ते हुए कर्कश आवाजें सुनाई दी, जिसे गॉड कॉप ने बेरहमी से खा लिया। मनहूस स्वर्ग सज्जन को उसकी ही गॉड कॉप्स मक्खियों ने खा लिया था, इस हद तक कि उसकी हड्डियां भी पीछे नहीं बची थीं। इसके बाद छोटू ने अपना हाथ लहराया, जिससे देवताओं की मक्खियां एक गोले में इकट्ठा हो गईं, जो उसके हाथ में तैर रही थीं। निकट से देखने पर उसे लगा कि वे मच्छरों से थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। सर्वोच्च प्रभु के पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी सर्वज्ञाहन को आकर्षित करते हुए उसने गॉड कॉप्स मक्खियों को अपना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ड्रोनिंग की ध्वनि सुनाई दी सकती थी जब मक्खियों का बादल फिर दर्शकों में चला गया। आसपास के सभी लोग रास्ते से हट गए जब मक्खियां उस क्षेत्र की ओर बढ़ीं जहां वे रुक गईं और संप्रदाय के स्वामी के बगल में खड़ी हो गईं। संप्रदाय स्वामी, छोटू ने कहा, आप अपनी दिव्य इच्छा से उन देवलाश मक्खियों को आदेश दे सकते हैं, वे आप पर हमला नहीं करेंगी। इस प्रकार की भगवान की वस्तु के साथ कोई भी हमारे संप्रदाय के लिए समस्या पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, संप्रदाय के स्वामी ने कहा। वास्तव में मक्खियों को छूने की हिम्मत नहीं करते हुए उन्होंने परीक्षण के रूप में उनकी ओर कुछ दिव्य इच्छा भेजी। निश्चित रूप से मक्खियां उनके जवाब में पूरी तरह से विनम्र थीं और तुरंत उनकी आज्ञाओं को स्वीकार कर लिया। हंसते हुए उन्होंने कहा, वे वास्तव में मेरी बात सुन रहे हैं। मक्खियों के बादल ने फिर अपनी आस्तीन ऊपर की, जिससे उपस्थित सभी लोग चौंक गए। जाहिर है कोई भी जल्द ही विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के लिए समस्या पैदा नहीं करेगा, मक्खियों के खतरे से नहीं।
मनहूस स्वर्ग सज्जन की देखभाल करने के बाद छोटू ने चारों ओर देखा और कहा, कोई और? मौन का एक लंबा क्षण सामने आया, जिसके दौरान एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। आमतौर पर छोटू की तरह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को मारना एक बड़ा ड्रेन होगा, जिसके बाद लोग टैग टीमिंग द्वारा स्थिति का फायदा उठा लेंगे। लेकिन छोटू ने अपनी जीत उतनी ही आसानी से जीत ली थी जितनी आसानी से वो अपने कंधे से कुछ धूल उड़ा रहा था। यहाँ तक कि किसानों ने, जिन्होंने केवल भयानक स्तर में कदम रखा और 1-2 का मानसिक स्केल था, बता सकते थे कि वो महत्वपूर्ण ऊर्जा पर कम होने के करीब भी नहीं था। वो अभी भी अपने चरम पर था। ये देखकर कोई भी उससे लड़ने को तैयार नहीं था। बास्टर्ड सीक्लिफ के बारे में क्या? वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बहुत से लोग सोच रहे थे कि बास्टर्ड सीक्लिफ ने अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया। जहां तक छोटू का सवाल है, वो सतर्कता से इधर उधर देखता रहा, इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसकी जीत इतनी आसानी से नहीं जीती जा सकती थी। इसे आसानी से जीतना अवास्तविक होगा और अतिरिक्त शक्तिशाली विशेषज्ञों के कदम उठाने की इंतजार करना था। वास्तव में वो उन लोगों का सामना करने की उम्मीद कर रहे। तुम कौन हो? छोटू ने पूछा। वो उस आदमी को नहीं पहचानता था और जाहिर तौर पर भीड़ में किसी और ने भी नहीं पहचाना। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, नकाबपोश व्यक्ति ने खुले तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं आपको हराने वाला हूं। आखिरकार एक हारने वाले को केवल एक चीज जानने की जरूरत है कि वो खो गया है, और कुछ नहीं। छोटू समझ सकता था कि उस आदमी के भीतर अपार शक्ति पनप रही थी, कुछ ऐसा जिसे वो स्पष्ट रूप से एक विनाशकारी हमले में छोड़ने के लिए तैयार था। मंद मंद मुस्कुराते हुए छोटू ने कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप घबराए हुए हैं, अन्यथा आप अपनी शक्ति को इस तरह नहीं छिपा रहे होंगे। जब भी आप तैयार हों तो आगे बढ़ें और हमला करें। सच कहा जाए तो मुझे परवाह नहीं है कि आपका नाम क्या है, क्योंकि आप सही हैं। एक हारने वाले को केवल एक चीज जानने की जरूरत है कि उसे पीटा गया है, मेरे द्वारा, और कुछ नहीं। सनसनाहट। अप्रत्याशित रूप से छोटू ने पहल की। वो आदमी के ठीक सामने आया और उसका मुखौटा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। कई दर्शक उसकी गति के प्रदर्शन पर आश्चर्य से हाँफने लगे। ये वास्तव में 72 मोनार्क एनर्जी 8 शैडोफुल गॉड क्लॉक की एक घात हथेली तकनीक थी, जिसे इतना प्रभावी कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति की छाया को पकड़कर भी मार सकता है। इसके अलावा एक बार जब पंजा किसी पर चिपक जाता है तो वे हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। छोटू की ऊर्जा कला और साधना के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अस्तित्व में बहुत कम लोग थे जो संभवतः इस कदम से बच सकते थे। वास्तव में ऐसे लोग फीनिक्स पंख या किलिन सींग के रूप में दुर्लभ होंगे। फिर भी चौंकाने वाले फैशन में कांच से मुखौटा पहने आदमी एक तरफ फिसलने और अपनी बाह से निकलने में कामयाब रहा, जो लगभग एक चाबुक जैसा दिखता था, जबकि वो छोटू के फैलाए हुए हाथ पर लगा। गोंग। छोटू के हाथ से घंटी की तरह एक तेज आवाज निकली, साथ ही कंपन भी, जिसके कारण कई लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ को खांसी में खून भी आ गया। जो झटका अभी अभी मारा गया था वो इतना शक्तिशाली था कि संभवतः एक प्राचीन देवता पर्वत भी उसमें से फट गया होता। फिर भी इसका छोटू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे नकाबपोश व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अपने झटके का फायदा उठाते हुए छोटू फिर से आगे बढ़ा, इस बार अपने प्रतिद्वंदी की बाह की ओर पहुंचने के लिए। हालांकि नकाबपोश आदमी ने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया, फिर अपने दूसरे हाथ को कुल्हाड़ी की तरह बाहर निकाल दिया, जो एक पहाड़ को आधा करने की तैयारी कर रहा था। जनाब में छोटू झटके से बचने के लिए वापस कूद गया। सच्चाई ये थी कि हालांकि उसने कुछ क्षण पहले के झटके पर कोई दृश्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, लेकिन ये काफी बुरी तरह से डंक मार चुका था। वास्तव में इसका समर्थन करने वाली दिव्य क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि अगर उसने हाल ही में अपने अदूषित शरीर को 300 क्लेशों के स्तर तक विकसित नहीं किया होता तो वो इसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस आदमी के हमलों ने उसे नर्क कुचलने वाले गॉड मेमत की शक्ति की याद दिलाई। ऐसा लगभग महसूस हुआ जैसे उस पर गॉड मेमत के राजा के चाबुक से हमला किया जा रहा हो। क्या ये आदमी नर्क कुचलने वाले गॉड मेमत की शक्ति का भी विकास करता है? उसने चौंक कर सोचा। जहां तक वो जानता था, केवल नर्क कुचलने वाले गॉड मेमत की शक्ति ही इस तरह की ताकत को उजागर कर सकती थी। उसके अदूषित शरीर के स्तर को देखते हुए और कुछ भी उसे इतना चुभने वाला दर्द नहीं दे सकता था। हालांकि नर्क कुचलने वाले गॉड मेमत की इस शक्ति के बारे में कुछ अलग था, जैसे कि हमले में तकनीक की शुद्ध शक्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नर्क कुचलने वाले गॉड मेमत के कठोर और अडिग पहलुओं को बदल दिया गया था ताकि बिना गॉड लीजन सील वाले भी इसका उपयोग कर सकें। मुझे मत बताओ, क्या ये आदिम युग के गॉड लीजन सील के वाहक का अधीनस्थ है या वो प्राउड हेवन के आदमियों में से एक हो सकता है?
जैसे ही छोटू ने अपना हमला किया, उसने महसूस किया कि उसके प्रतिद्वंदी की बाहें की गति दो विशाल ट्रंक्स जैसी लगती थी, लेकिन एक ही समय में दो चाबुक भी। और उसने उन्हें इतनी बहती हुई गति से आगे बढ़ाया कि पूरा लड़ाई का मंच उनके प्रतिबिंबों और प्रक्षेपों से भर गया। तीव्र ऊर्जा प्रवाह मंच को हवा के ब्लेड की तरह भर दिया, जो इस तरह से उस तरह फिसल गया। मंच के पास बैठे विशेषज्ञ घबराकर दूर हट गए। हर कोई अभवित नजर आ रहा था। अचानक हुआंगफू जेनेसिस ने अपना हाथ लहराया और लड़ाई के मंच को कवर करने के लिए एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र भेजा, जिससे नकाबपोश व्यक्ति द्वारा उत्पन्न हवा के झोंकों को दर्शकों तक पहुंचने से रोका जा सके। परिणाम स्वरूप हुआंगफू जेनेसिस ने खुद महसूस किया जैसे वो हमले से पीटा जा रहा था, और वो बता सकता था कि नकाबपोश व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। छोटू भी चौंक गया था। नकाबपोश व्यक्ति के हमले और भी अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे, जैसे कि वो कभी नहीं रुकेगा। इस आदमी से मुट्ठी की तकनीक और हाथ की तकनीक का सामना करने के बाद वो बता सकता था कि उसने नर्क कुचलने वाले गॉड मेहमद की शक्ति को बहुत उच्च स्तर तक विकसित कर लिया था। फिर भी उसके पास गॉड लीजन सील नहीं थी। केवल दो संभावनाएं थीं। पहली ये थी कि किसी ने उसे सशक्त बनाने के लिए नर्क कुचलने वाले गॉड मेहमद की चमनी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया था। दूसरी ये थी कि किसी ने वास्तव में उसे नर्क कुचलने वाले गॉड मेहमद की ऊर्जा कला सिखाई थी। उस स्थिति में उसे गॉड लीजन सील की जरूरत नहीं होगी। दरअसल इसके लिए तकनीक में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, जो इसे सामान्य से कम शक्तिशाली बना देगा। छोटू जो बता सकता था, उसमें से दूसरी संभावना दोनों की अधिक संभव थी। जैसे जैसे वो आगे पीछे लड़ते थे, छोटू को महसूस हो रहा था कि उसने पहले इस तरह की कोई ऊर्जा कला नहीं देखी थी। ये एक तरह से शक्तिशाली और रहस्यमय था, जो प्राउड हेवन की तकनीकों जैसा था, लेकिन इसमें गहरा अंतर था। अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वो कहता कि ये वास्तव में आदिम युग से गॉड लीजन सील और प्राउड हेवन की लड़ाई की तकनीकों का एक संयोजन था, जिसे एक नई दिव्य क्षमता बनाने के लिए एक साथ मिलाया गया था। लंबा चीरा। छोटू की बाह नकाबपोश व्यक्ति की अजीब बाह तकनीक से टकरा गई। छोटू पीछे की ओर उड़ गया और उसी समय नकाबपोश व्यक्ति ने हमले को दबाने के लिए उसकी ओर गोली चलाई। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत समान रूप से मेल खाते थे। किसी को नहीं पता था, नकाबपोश व्यक्ति वास्तव में बहुत हैरान था। जब से उसने अपने मेहमद किंग के गॉड विप को मास्टर किया है, वो पूरी तरह से अजेय रहा है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली विरोधियों को भी या तो भागने या मारे जाने के लिए मजबूर किया गया था। फिर यहाँ वो किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जो भयानक स्तर के मध्य में भी नहीं था। ये बल से मिलने वाला बल था, और इसने नकाबपोश व्यक्ति को अविश्वास से भरा हुआ बना दिया। आखिरकार केवल उसे ही पता था कि मेहमद किंग का गॉड विप वास्तव में कितना शक्तिशाली था। इसे रोकें, छोटू ने पूछा। वो कौन सी ऊर्जा कला है? इतनी शक्तिशाली कैसे है? नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे से हंसा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वास्तव में कौन सी ऊर्जा कला है। तुम्हारा क्या विचार है? इस पर उंगली डालने में परेशानी हो रही है। मैं तुम्हें अपने अंतिम तुरुप के इक्के का उपयोग करने के लिए मजबूर करूंगा। अगर तुम नहीं करते तो तुम मर जाओगे। तुम किस दुनिया से हो? छोटू ने पूछा। वो जानता था कि आदमी गॉड लीजन सील के बारे में बात कर रहा था। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि उस आदमी को पता नहीं था कि छोटू वास्तव में कितना मजबूत था। आखिरकार वो परफेक्ट गॉड आर्ट के साथ एक उत्तराधिकारी था, जिसने लंबे समय से गॉड लीजन सील की बेड़ियों को हटा दिया था और अपने स्वयं के विचार स्कूल पर काम करना शुरू कर दिया था। क्या तुम भविष्य की दुनिया से हो या अतीत से? अनुमान लगाते रहो, क्योंकि मैं ना तो एक हूं और ना ही दूसरा, लेकिन एक ही समय में दोनों से हूं। मैं तुम्हारे सभी सार तत्वों को इकट्ठा करने वाला हूं और उन्हें संयोजित करके अब तक की सबसे शक्तिशाली इकाई बनने वाला हूं। इस बिंदु तक नकाबपोश व्यक्ति की आवाज पागलपन के स्पर्श से कांप रही थी। अन्य सभी लोग मेरी महिमा के लिए केवल फोइल हैं, और इसमें तुम भी शामिल हो। गड़गड़ाहट। नकाबपोश व्यक्ति ने एक विस्फोटक लात मारी जो एक चाबुक जैसी लगती थी। अभी मैं केवल हाथों के लिए डिजाइन की गई अपनी विप तकनीक का हिस्सा उपयोग कर रहा था। इसके बाद तुम देख सकते हो कि मेरे पैर क्या करने में सक्षम है। वो हाथों और पैरों के साथ हवा में उड़ा, जो अपार शक्ति से धड़क रहा था, जैसे कि वो देवताओं की प्राचीन सेना द्वारा डिजाइन की गई एक युद्ध कठपुतली हो। अब उसके दोनों हाथ और पैर चाबुक की तरह इधर उधर फट रहे थे, जिससे प्रबल ऊर्जा लड़ाई के मंच के हर कोने तक पहुंच गई जब वो छोटू पर बंद हो गया। उत्तम। अंत में तुम अपनी ऊर्जा कला की पूरी सीमा का उपयोग कर रहे हो। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम वास्तव में क्या करने में सक्षम हो। छोटू ने विप तकनीक के वारों को बंद होते देखा और बता सकता था कि वो जिस चीज को भी छूते हैं उसे विस्फोट करने में सक्षम है। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने हवा में फाड़ दिया, जिससे उसके सिर के पीछे प्रभामंडल खिल उठा और ग्रेट नेक्रोपोलिस की देव शक्ति बाहर निकल गई। तुरंत उसके आसपास का क्षेत्र एक अभेद्य साम्राज्य में बदल गया। फिर उसने मुक्का मारा, जिससे नकाबपोश व्यक्ति के चाबुक के हमले का सामना करने के लिए पत्थर की एक बड़ी मुट्ठी आगे बढ़ी।
ये क्रूरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सुप्रशिक्षित हुआंगफू जेनेसिस का चेहरा गिर गया। जब उसने जो ऊर्जा क्षेत्र लगाया था वो अचानक टूट गया और अत्यधिक ऊर्जा प्रवाह फूट पड़ा। हर कोई जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गया। कुछ स्ट्रगलर बहुत धीमे चल रहे थे और टुकड़े टुकड़े हो गए। म्यू रेनवांग और सू शिन ने एक नज़र का आदान प्रदान किया, फिर लड़ाई के मंच को एक बार फिर से ऊर्जा ढाल के साथ सील करने के लिए हुआंगफू जेनेसिस ने शामिल हो गए। उनमें से कोई भी संभवतः ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि छोटू और नकाबपोश व्यक्ति के बीच की लड़ाई इतनी भयानक हो जाएगी। उपस्थित सभी लोग शौक से भर गए थे, गड़गड़ाहट के अपवाद के स्वरूप। जो केवल यूथ फॉल की बाहों में खेल रहा था, जैसे कि इसके आसपास क्या हो रहा है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूथ फॉल ने उसे कानों के पीछे खरोचा। मुझे यकीन है कि छोटू इस लड़ाई को जीतेगा, उसने बड़बड़ाया। ये एक अजगर और एक बाघ की लड़ाई थी और ये उपस्थित सभी लोगों को चौंकाने वाली थी। ये बल बनाम बल, शक्ति बनाम शक्ति का संघर्ष था। प्रत्येक प्रतिद्वंदी स्पष्ट रूप से दूसरे को नष्ट करने का इरादा रखता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रदर्शन पर ताकतें चरम पर विनाशकारी थीं। यदि वे खुले में लड़ रहे होते तो विस्फोटक दुष्प्रभाव 2000वें स्थान पर रहने वाली अमर दुनिया को अस्तित्व से मिटाने के लिए पर्याप्त होते। फिलहाल 3 शीर्ष विशेषज्ञ संघर्ष को नियंत्रण में रखने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। अगर वे वहां नहीं होते तो अनगिनत लोग पहले ही मर चुके होते। छोटू अपनी सबसे सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा कलाओं पर चित्र बना रहा था, नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के अपवाद के साथ जिसे वो छिपा कर रख रहा था। इसके बजाय वो अपने अदूषित शरीर, 72 सम्राटों की ऊर्जा कला और ग्रेट नेक्रोपोलिस की क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। उन 3 ऊर्जा कलाओं में से कोई भी किसी भी तरह से नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से कमतर नहीं थी, विशेष रूप से ग्रेट नेक्रोपोलिस की क्षमताएं। और वो जिन सभी चालों का उपयोग कर रहा था, उनका गहन संयोजन स्वर्ग और पृथ्वी से सौभाग्य को जब्त करने, ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्टता को जब्त करने और देवताओं की आत्माओं को छीनने के लिए पर्याप्त था।
वे एक बहुत शक्तिशाली समूह थे और जब वे एक दुश्मन का सामना करते थे तो वे अपने जीवन शक्ति, सर्वोत्कृष्टता और सार को लूटने के लिए अपनी स्वर्ग चोरी करने वाली गहन कला का उपयोग करते थे। इससे उन्हें हराना लगभग असंभव हो गया। इससे भी बदतर, उनके पास युद्ध में उनके दुश्मनों द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए जादुई खजाने को चुराने की क्षमता थी। ऐसा कहा जाता था कि भगवान चोरों के घर के संस्थापक कुलपति भगवान की दुनिया से चोर भगवान थे, जो अपने दुश्मनों से ईश्वर तत्व चुराने के लिए भी जाने जाते थे। अफवाहों के अनुसार चोर भगवान दिल, पुरुष, भावनाएं और बहुत सी अन्य चीजें चुरा सकता है जो भौतिक वस्तुएं भी नहीं थीं। वह देवताओं की दुनिया में कुख्यात था, लेकिन कोई भी उसे कभी नहीं रोक पाया था, कम से कम तब तक जब तक कि उसने स्वयं संप्रभु भगवान से एक जादुई खजाना नहीं चुरा लिया। संप्रभु भगवान ने तब अपनी एक पूर्ण दिव्य क्षमता का उपयोग अंततः चोर भगवान को पकड़ने और उसे रसातल में भेजने के लिए किया, जहां वह एक मनहूस देवता बन गया और अंततः गॉडमेमथ के राजा द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी में परिष्कृत किया गया। इन कहानियों की वजह से हर कोई भगवान के घर के चोरों से डरता था। माना जाता है कि हाउस ऑफ गॉड थीव्स का वर्तमान गृहस्वामी एकांत में था, जो मध्य भयानक स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वर्तमान में लड़ाई के मंच पर खड़ा व्यक्ति गृहस्वामी नहीं था, बल्कि संप्रदाय में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक जूनियर हाउस लॉर्ड था। उसके पास 3000 विशेष संविधानों में से एक था जो उसे चोर बनाता था, और यद्यपि कोई भी उसकी साधना के आधार के स्तर के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं था, वह छोटू से निपटने की अपनी क्षमता में स्पष्ट रूप से आश्वस्त था। देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर अधिकांश अन्य संगठनों ने भगवान के घर के चोरों को बहुत परेशानी के रूप में देखा और उनका ध्यान आकर्षित करने से बचने की कोशिश की। भगवान के घर के चोरों ने जिस किसी में भी दिलचस्पी ली, उसे लगातार सतर्क रहने के लिए मजबूर किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वे अंधे हो जाएं, यहां तक कि उनकी पत्नियों से भी। ये ऐसा था जैसे भगवान के घर के चोरों के पास एक शैतानी शक्ति थी जिसने उन्हें कुछ भी सफलतापूर्वक चुराने की अनुमति दी। तथ्य ये है कि उनके जूनियर हाउस लॉर्ड यहां प्रतियोगिता में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिससे बाकी सभी घबराहट से पीछे हट गए। वह छोटू के सामने लगभग 9 मीटर रुका, फिर आगे बढ़ा और एक लोभी इशारा किया। फिर उसने आश्चर्य से अपने हाथ की ओर देखा, जैसे कि उसे वहां कुछ दिखाई देने की उम्मीद थी। इस बीच छोटू अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा, जाहिर तौर पर जो कुछ भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर रहा था। जूनियर गृहस्वामी ने सूंघा। आइए देखते हैं कि आप क्या करने में सक्षम है। यहां तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने आक्रमण शुरू करने के लिए अपनी सारी शक्ति को आकर्षित किया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी चाल चल पाता, एक सफेद धब्बा दिखाई दिया जो लड़ाई के मंच पर उसके ठीक बगल में उतरा, हत्या के इरादे से स्पंदित हो रहा था। जूनियर गृहस्वामी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, एक हथेली तकनीक उजागर की गई, जिससे एक ऊर्जा क्षेत्र बन गया जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया और भागना असंभव बना दिया। धन्नाम। एक हथेली जूनियर गृहस्वामी पर लगी और उसका सिर फट गया। उसी समय उसकी नवजात दिव्यता उड़ गई, केवल उसे पकड़ लिया जाए और अस्तित्व से बाहर कर दिया जाए। उसकी असली ऊर्जा को भागने का मौका भी नहीं मिला। फिर एक निंदक अहंकारी आवाज सुनाई दी। आश्चर्यजनक, हे, तो यह भगवान चोरों के घर की स्वर्ग चोरी करने वाली सच्ची ऊर्जा है। मुझे खुशी है कि मुझे कुछ पर हाथ मिला। अब आत्मसात हो जाओ। उसकी हथेली से लपटें उठने लगीं और कुछ ही क्षणों में कनिष्ठ गृहस्वामी की लाश को खा लिया गया और उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई। यदि ये व्यक्ति हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड से बास्टर्ड सीक्लिफ नहीं था, तो वह संभवतः कौन हो सकता है? उसकी निंदक अहंकारी आवाज इतनी विशिष्ट थी कि जिसने भी उसे बोलते हुए सुना, वह तुरंत उसे पहचान सकेगा। और उसके स्थान पर उपस्थिति के कारण लड़ाई के मंच पर खड़े कुछ विशेषज्ञों को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दम घुट रहा हो। उनमें से एक ने देखा और कहा, हम सबसे पहले यहां पहुंचे, बास्टर्ड सीक्लिफ। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मुझे मत बताओ कि आप सिर्फ नियमों की अनदेखी करने जा रहे हैं। क्या नियम? बास्टर्ड सीक्लिफ ने कहा। प्रतीत होते हुए मैथनेट करते छोटू को देखते हुए वह ठंडे से मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी कि यह बच्चा इतना मजबूत हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली। दुर्भाग्य से उसके लिए इसे एक दिन कहने का समय आ गया है। क्या आप वास्तव में हमारा फायदा उठाने की कोशिश करने जा रहे हैं, बास्टर्ड सीक्लिफ? आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे बेहतर है, लेकिन ये देखते हुए कि हम में से कितने हैं, यदि आप हमारे रास्ते में खड़े होते हैं तो आप मर जाएंगे। क्या ऐसा है? बहरहाल देखते हैं क्या होता है। हिलने के लिए भी प्रतीत नहीं होते हुए बास्टर्ड सीक्लिफ तब उस विशेषज्ञ के सामने था जिसने अभी अभी बात की थी। वह आदमी चिल्लाया और एक हथेली बाहर फेंकी, फिर भी उसने कुछ नहीं मारा। उसी क्षण में एक ब्लैक होल उसके सिर के ठीक ऊपर अस्तित्व में आ गया, जो उसके रक्त, सर्वोत्कृष्टता, ऊर्जा, मनस और बाकी सब कुछ चूस रहा था जिससे वह बना था। एक क्षण बाद वह एक सूखी लाश थी जो सबके देखने के लिए वहां तैर रही थी।
वह एक साधारण चाल से मारा गया था। अन्य सभी विशेषज्ञों ने खुले सदमे के साथ प्रतिक्रिया की। तुम कितने विशैले हो सीक्लिफ, हमने कभी नहीं कहा कि हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, है ना? तुम्हें छोटू से निपटने के बाद किसी और के साथ सुझावों का आदान प्रदान करना चाहिए था। चलो यहां से चलते हैं। दर्जनों विशेषज्ञ बास्टर सीक्लिफ से इतने अच्छे से भयभीत थे कि उन्होंने लड़ने की सारी इच्छा शक्ति खो दी थी। तुम्हें लगता है कि तुम बस दूर जा सकते हो? बास्टर सीक्लिफ ने कहा। बिल्कुल, कहाँ जाने के लिए? एक बार जब आप इस लड़ाई के मंच पर कदम रख देते हैं तो इससे बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा मैं एक निश्चित ऊर्जा कला की खेती करता हूं जिसके लिए आत्माओं की आवश्यकता है, और मैं इस समय उन पर बहुत कम चल रहा हूं। सरसराहट, फड़फड़ाहट। रहस्यमय फुर्ती से आगे बढ़ते हुए उसने अपना हाथ लहराया, जिससे लड़ाई के मंच पर एक दूसरा विशेषज्ञ विलक्षण तरीके से विस्फोट कर गया। अन्य सभी विशेषज्ञ इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से उन्होंने पहले से ही उनके रास्तों को अवरुद्ध करने के लिए एम्पीरियन ऊर्जा का एक क्षेत्र फेंक दिया था। एक के बाद एक तरसना चीखें गूंज उठीं जब एक धुंधला भयानक दृश्य सामने आया। दर्शकों में से कुछ सदस्य, शीर्ष विशेषज्ञ और शक्तिशाली संप्रदायों के नेता पीछे नहीं हट सके और अपने बेटों और प्रशिक्षुओं को मारे जाने से रोकने की कोशिश की। सीक्लिफ, तुम भगवान, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? प्राचीन कुंड के गृहस्वामी ने अपने बेटे की रक्षा के लिए मंच पर छलांग लगाई। हालांकि जैसे ही वह उतरा, बास्टर्ड सीक्लिफ ने दोनों हाथों से बाहर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर जगह खून और गोर छिटक गए। जो कोई भी इस मंच पर कदम रखने की हिम्मत करेगा, उसका भी यही हश्र होगा और उनके पूरे संप्रदाय का भी सफाया कर दिया जाएगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, जिससे प्राचीन कुंड के घर के अन्य वृद्धों की ओर आग की 2 धाराएं दौड़ पड़ीं। वे भागने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए वे बहुत धीमे थे, और चीखें गूंज उठीं जब वे आग से टकराए और कुछ नहीं जले। उन्हें बास्टर्ड सीक्लिफ द्वारा मार दिया गया था। लड़ाई के मंच पर खड़े दर्जनों विशेषज्ञों ने यह महसूस किया कि स्थिति निराशाजनक है। लड़ने के बजाय, हाथ मिलाने के बजाय वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। हमें बख्श दो सीक्लिफ, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। वास्तव में हम तुमसे लड़ नहीं सकते। हम निष्ठा स्वीकार करते हैं। इस तथ्य कि उसने केवल अपनी निगाहों से एक संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य को समाप्त कर दिया था, उपस्थित सभी लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था। उपस्थित कई विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि कोई हस्तक्षेप करेगा, लेकिन हुआंगफू जेनेसिस, म्यू रेनवांग और सूशिन बस ठंड से देख रहे थे। जाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा था, उन्होंने उसे मौन स्वीकृति दे दी थी। उस मौन स्वीकृति के कारण सबका दिल ठंडा हो गया, लेकिन साथ ही उनमें से कई लोगों ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया, पूरी तरह से जानते हुए कि लीग लॉर्ड को इस तरह की क्रूरता भरी रणनीति में सक्षम होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति जो अपने विरोधियों को चौंका सकता है और आश्चर्यचकित कर सकता है और अपने विरोध को कुचलने के लिए क्रूर बलिदान का उपयोग कर सकता है, वह जनता को विश्वास दिलाने में सक्षम होगा कि वह योग्य है। और अभी बास्टर्ड सीक्लिफ ठीक यही कर रहा था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि झुकना तुम्हें अपने अपराधों से मुक्त कर सकता है? दुर्भाग्य से तुम वास्तव में मेरे दिलों में मेरा सम्मान नहीं करते। इस प्रकार तुम्हें दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में मार दिया जाएगा। बास्टर्ड सीक्लिफ गति में आया और सफेद रंग की एक धारी बन गया। इसी समय घुटने टेकने वालों की चीखें उठीं। बास्टर्ड सीक्लिफ ने क्रूर दक्षता के साथ जीवन काटा, या तो लोगों का सिर काट दिया या उन्हें पूरी तरह से आधा कर दिया। किसी को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। हमें सबको बाहर जाना होगा, विशेषज्ञों में से एक ने चिल्लाकर कहा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे एक खूनी गूदे में कुचल दिया गया। कुछ ही समय में लड़ाई के मंच पर सभी विशेषज्ञ बेजान लाशों में बदल गए थे। बास्टर्ड सीक्लिफ की रणनीति तेजी से उन्हें दर्शकों की मंजूरी दिला रही थी। आखिरकार देवताओं के प्राचीन पथ पर करुणा, कर्तव्य, औचित्य और अखंडता कभी भी प्रशंसा नहीं जीत पाएंगी। ये गुण केवल कमजोर लोगों द्वारा दिखाए जाते थे। जब एक क्रूर और हिंसक व्यक्ति का सामना किया जाता है, तो पहली प्रतिक्रिया आमतौर पर उन्हें उकसाने से बचने की होती है। यह जीवित रहने और अपने संप्रदाय को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका था। वास्तव में भाग्य के प्रवाह को बास्टर्ड सीक्लिफ की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनके पास लीग लॉर्ड बनने के लिए आवश्यक निर्णायक क्रूरता थी। इस बीच बास्टर्ड सीक्लिफ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने कुछ तुच्छ हासिल किया हो और उल्लेख के योग्य नहीं। अपने होठों को चाटकर वह मुस्कुराया और बैठे छोटू की ओर देखा। मिस मी एक्सी के भोज में मैंने तुम्हें एक हथेली से मारा, जिससे तुम्हें खून की खांसी हुई लड़के। वास्तव में अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम बेहोश हो गए थे। मैं देख रहा हूं कि तुम तब से ठीक हो गए हो और थोड़े मजबूत हो गए हो। अफसोस कि भाग्य ने तय किया है कि तुम हार जाओगे, इसलिए मुझे अपना महान समाधिग्रह देव शक्ति बीज सौंप दो। यदि तुम मुझे नजरअंदाज करते हो तो यह एक अपराध होगा, जिसकी सजा तुम कैसे बताओ? संप्रदाय जेट फॉल चूंकि छोटू को वास्तव में घायल मानता था, उसकी सहायता के लिए जाने पर विचार कर रहा था, लेकिन संप्रदाय के स्वामी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
शांत हो जाओ। आओ, मुझे मत बताओ कि तुम्हें छोटू के काम करने की आदत नहीं है। क्या तुमने कभी भी उसे किसी प्रकार की योजना नहीं माना? वह सिर्फ अपने दुश्मन को सुरक्षा की झूठी भावना में फंसा रहा है। मेरा विश्वास करो, बास्टर्ड सीक्लिफ समाप्त हो चुका है। संप्रदाय का स्वामी बिल्कुल सही था और छोटू के व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से गहराई से समझता था। जहां तक जेटफॉल का प्रश्न है, जब उसने संप्रदाय के स्वामी के शब्द सुने तो वह शांत हो गई और अपनी आंखें लड़ाई के मंच पर टिका दी। कुछ भी गलत होने की स्थिति में कार्यवाही करने के लिए तैयार हो गईं।